डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का आणविक आधार हम लोग पढ़ रहे थे और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लिकम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिकम हम लोग पढ़ रहे थे। यह 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। तो हम लोगों ने इसके भी बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। 2 प्रकार से होते हैं। और प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस का निर्माण होता है। दूसरा होता है शुगर। तो यहाँ पर शुगर 2 प्रकार की, अगर हम पूरा एक तरह से लेंगे तो यहाँ पर प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन और यहाँ पर गुआनिन। इसके बाद पिरिमिडिन 3 प्रकार का, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये संरचना होती है नाइट्रोजनस बेस की। प्यूरिन होगा, प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार का, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसके बाद अगर इसमें हम बात करें शुगर की, तो शुगर भी 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा होता है राइबोज शुगर। 2 प्रकार की यहाँ पर शर्कराएं होती हैं। यहाँ पर एक फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 के रूप में पाया जाता है। तो ये तो बेसिक हो गया कि इसमें क्या पाए जाते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं। लेकिन अब हमको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो हम यहीं पर समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो अगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड को हम मिलाकर कहें तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। एक बार फिर से, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड परस्पर मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस, या कह सकते हैं यहाँ पर बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। इन तीनों प्रकार के कंपोनेंट्स को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो तीनों को अगर मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला देते हैं, बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर इसको
न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड परस्पर मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस शुगर। मतलब न्यूक्लियोटाइड का दो मुख्य कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर इसी के साथ मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड को लगा देते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। यहाँ पर आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड और क्या होता है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के आगे डीएनए और आरएनए क्या होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डीएनए और आरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार से यहाँ पर होंगे, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम बताए थे कि शुगर दो प्रकार की होती है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, एक राइबोज शुगर होती है। तो जिस न्यूक्लिक एसिड के साथ डीऑक्सी राइबोज शुगर लगेगी उसे हम डीएनए कहेंगे, और जिसके साथ राइबोज शुगर होगी उसे हम आरएनए कहेंगे। इस आधार पर न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम डीएनए और आरएनए के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले इसे ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने प्रूफ किया था कि यह आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने डिप्लोकाकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन को चूहों के अंदर प्रविष्ट करा करके सिद्ध किया था कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डिप्लोकाकस निमोनी, डिप्लोकाकस निमोनी इस जीवाणु को माइस के अंदर, चूहे के अंदर प्रविष्ट कराकर और सिद्ध किया था कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। डिप्लोकाकस निमोनी का स्टेम दो प्रकार से होता है, यस टाइप होता है और एक आर टाइप। तो इन्होंने देखा कि जो यस टाइप है, इस प्रकार के जीवाणु में कैप्सूल का आवरण माने वाय आवरण जो कैप्सूल का बना होता है वह यस टाइप वाले जीवाणु में पाया जाता है। इसलिए इसकी वॉल स्मूथ होती है और इसे यस टाइप कहते हैं। यह जीवाणु शरीर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है, जिसे नेचुरल किलर सेल नष्ट नहीं कर पाते हैं और यह रोग उत्पन्न करके डेथ काज करती है। अर्थात यह पैथोजेनिक होता है। यह क्या होता है? पैथोजेनिक, रोग कारक होता है। और दूसरा टाइप में कैप्सूल का आवरण नहीं पाया जाता है, जिसके कारण शरीर में प्रवेश करते ही नेचुरल किलर सेल इस पर अटैक कर देती हैं और इनको नष्ट कर देती है, जिसके कारण यह डिजीज नहीं हो पाता है। मतलब आर टाइप क्या होगा? नॉन पैथोजेनिक। अब ग्रिफिथ ने इसी यस टाइप का प्रयोग चूहे के ऊपर कर दिया, माइस के ऊपर, और माइस डेड हो गया, मर गया। क्यों? क्योंकि यह पैथोजेनिक था
और फिर इन्होंने आर टाइप का प्रयोग किया माइस के ऊपर, देखा कि क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब यह जीवित था। फिर इन्होंने क्या किया, एस टाइप को गर्म किया, हीट कर दिया, हीट करके किल्ड कर दिया, हीट किल्ड एस टाइप, और इसे भी इन्होंने माइस पर इसका प्रयोग किया तो देखा कि चूहे पर कोई परिवर्तन नहीं, मतलब यह भी जीवित है। और फिर इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप के साथ मिलाकर चूहे में प्रवेश कराया और देखा चूहा मर गया। तो इसी पर इन्होंने अपने इस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला कि हीट किल्ड एस टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है। मतलब यह ट्रांसफरेबल है, मतलब इसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है। इसी प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने सिद्ध किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके बाद एक दो प्रयोग और किए थे इन्हें प्रूव करने के लिए, तो उस पर हम नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपने वह है शेप ऑफ डीएनए, शेप ऑफ डीएनए, डीएनए का आकार, डीएनए का आकार कैसे होता है? डीएनए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, इसे कहते हैं वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। दूसरा होता है लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए इसे हम रेखीय डीएनए कहते हैं। रेखीय डीएनए, रेखीय डीएनए अब होता क्या है? वृत्ताकार डीएनए ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर, दोनों अंतिम सिरा जिसे कहते हैं, वो परस्पर अगर जुड़े होते हैं तो उसे हम वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। और इस प्रकार का डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और दूसरा डीएनए होता है रेखीय या लीनियर डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे हम रेखीय डीएनए कहते हैं। और इस प्रकार का डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो वृत्ताकार डीएनए और रेखीय डीएनए दो प्रकार के मुख्य रूप से इनके शेप होते हैं, आकार होते हैं इसके। तो हम लोगों ने पढ़ा डीएनए के बारे में, थोड़ा सा डीएनए के आकार के बारे में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की जो संरचना होती है उसके बारे में पढ़ना है। डीएनए की संरचना जो है मुख्य रूप से जो होती है वह डबल हेलिकल होती है, दो रज्जुकी होती है, दो रज्जुक से मिलकर बनी यह संरचना होती है। और ये दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है और इस प्रकार के डायग्राम को सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है डीएनए के
स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए कुछ इस प्रकार से डबल हेलिकल मॉडल की संरचना होती है। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के समानांतर व्यवस्थित होती है। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के मध्य परस्पर जुड़े होते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन के साथ जुड़ा होता है तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। ये इनके मध्य पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें ड्रा करना चाहें ए सिंगल बॉन्ड टी मतलब एडेनिन थायमीन से जुड़ा होगा, सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा होगा, ऐसे ही टी डबल बॉन्ड ए से जुड़ा होगा, जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होगा। इस प्रकार से यह श्रृंखला एक दूसरे के मध्य परस्पर जुड़ी होती है। डीएनए में एक हेलिक्स से दूसरी हेलिक्स, एक हेलिक्स यहाँ शुरू होता है और यहाँ आके समाप्त होता है, क्योंकि यह एक त्रिविमीय संरचना होती है। इसमें ये वाला भाग पीछे की तरफ चला जाता है, तो इसकी जो दूरी होती है यह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम इसकी टोटल दूरी होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक या 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के मध्य का जो दूरी होती है वह 10 एंगस्ट्रॉम होती है। 10 एंगस्ट्रॉम इसके मध्य की दूरी होती है और एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के मध्य 10 नाइट्रोजनस बेस या कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है। इसी को वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इसी प्रकार से इस पूरे चित्र में इसे हम ड्रा कर लेते हैं। इसके मध्य में एक एक्सिस पाई जाती है जिसको हम सेंट्रल एक्सिस भी कहते हैं। सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यह डीएनए की संरचना होती है। इसे हम कंप्लीट भी कर लेते हैं। सी टी सी इस प्रकार से इस डीएनए की संरचना बनी होती है। तो इसे आप अपनी किताब से कॉपी में बना लेंगे और इसे समझेंगे। धन्यवाद।